हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी का थर्ड लेक्चर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी, टाइफाइड हो गया था, इसी की वजह से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। बट अब वीडियो लगातार आती रहेंगी, आप टेंशन मत लीजिए और आप लगातार वीडियो को फॉलो करते रहिए। और यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए जो एस्ट्रोनॉमी का भाग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की एक तरीके से नींव ही मानिए एस्ट्रोनॉमी से ही है, ठीक है ना। जब तक आपको कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको काफ़ी सारी थ्योरीज और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के समझ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये एस्ट्रोनॉमी के 10 से 12 वीडियो हमारे आने वाले हैं। इसमें पूरी की पूरी जो बेसिक एस्ट्रोनॉमी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके काम की है, वो हम कराने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियोस को हमारी फॉलो करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम एक कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके अंदर जो साहस है और जो ऊर्जा है, उत्साह है, वो भर सके और ताकि आप अपनी मेहनत को और दोगुनी तेजी से, दोगुने हार्डवर्क के साथ कर सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जिंदगी इतनी तकलीफ दे रही है, जिंदगी इतनी तकलीफ दे रही है, आजमा रही है या सिखा रही है? समझ रहे हो? जिंदगी इतनी तकलीफ दे रही है, आजमा रही है या सिखा रही है? जरा वो देख तू भूल रही है, जरा वो देख तू भूल रही है, मेरी मेहनत के आगे मेरी कामयाबी सर झुकाकर मेरे और करीब आ रही है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप जितना हार्डवर्क करेंगे, चाहे जिंदगी आपको कितनी भी तकलीफ दे, कितने भी ज्यादा मुसीबतें आपकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मेहनत है तो एक दिन आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी। इसी उत्साह और साहस के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम आपको कराने वाले हैं आज, जी हाँ, आप सभी को पता है, हमने आपको करा चुके हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ हमारी आकाश गंगाएं कैसे बनी, हमने ये भी बताया। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि एक हमारे जो तारे का निर्माण है वो कैसे होता है। साथ ही हमने ये बताया कि तारे का निर्माण होने के बाद वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, उसकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है और अंत में वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या ब्लैक होल में वो समाहित हो जाता है। वो सारी घटना हम आपको बता चुके हैं। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा सबसे करीबी तारा है, यानी कि जिसके हम भी भाग हैं, यानी कि हमारा सूरज, यानी कि हमारा सन, जो एक तारा है और इसी के सौर मंडल में से एक हमारा जो ग्रह है वो पृथ्वी है, जिस पर हम निवास करते हैं। इसीलिए इस सूरज के बारे में, क्योंकि पृथ्वी पर जो सूरज का सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये सूरज की बनावट कैसे है। अभी तक आप टेंशन मत लीजिए, अभी हमारा सूरज जो है वो नौजवान है, 5 अरब वर्ष साल की उम्र पूरा कर चुका है और साथ ही अभी इसकी 5 अरब वर्ष साल की उम्र बची है। 5 अरब वर्ष के बाद ये भी लाल दानव का रूप धारण कर लेगा और बहुत विकराल हो जाएगा, यानी कि बहुत विशाल आकार का हो जाएगा। और जो हमारे वेदों में, पुराणों में बातें कही गई हैं और वो सत्य हो जाएंगी कि ये सूरज बहुत लाल हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा और पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। तो शायद अभी तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये इसके लिए समय लगने वाला है हमारा लगभग 5 अरब साल। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सूरज की संरचना में ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम को प्लीज आप बनाइएगा। और हम जो ये नोट्स बना रहे हैं, ये नोट्स हमने की फॉर्म में दे रखे हैं। साथ में जो हम बताएंगे आपको वो नोट डाउन करते हुए चले जाना है, यही आपके नोट्स होंगे, यही आपके काम आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए, हमारे पास अभी ऐसी सुविधा है नहीं कि हम आपको स्लाइड वगैरह के थ्रू प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है ना। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है हम आपको ऐसे भी प्रॉपरली लिखित रूप से जो नोट्स होंगे वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। चलिए, आप लोगों का साथ रहा तो ये जरूर पॉसिबल होगा एक दिन, टेंशन मत लीजिए। और स्टार्ट करते हैं सन के बारे में। तो सन की संरचना को हम पढ़ेंगे। सन की संरचना को हम 2 रूप में पढ़ेंगे, एक तो सन की जो आंतरिक संरचना है और एक आपकी बाह्य संरचना है। जो नए विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और जो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्योग्राफी के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा। वैसे ही हमारी सूरज के ऊपर मान लीजिए जैसे हम उतर जाएं, जैसे हम हमारी पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के हम इस अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं, यानी कि परपटी पर हम रह रहे हैं। और जैसे ही हमने इसको खोदना स्टार्ट किया है ना, ये मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है,
खोदने के लिए हथियार है या फावड़ा है और हमने इसको खोदना स्टार्ट किया, और जैसे ही हम इसको खोदना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कितनी लेयर्स निकलेंगी उसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों ने तरबूज देखा होगा, तो अगर आप लोगों ने तरबूज देखा है तो उस तरबूज को आप काटेंगे ना ट्रायंगल शेप में, तो उसका एक भाग अगर आप निकाल लें तो बहुत ही अद्भुत होगा, ठीक है ना। इससे आप समझ पाएंगे काफी सारी चीजों को। जी हाँ, सूरज की जो आंतरिक संरचना है उनकी 3 लेयर हैं, 3 परतें हैं। सबसे पहली है हमारी क्रोड, दूसरी हमारी विकिरण मंडल और तीसरा हमारा संवहनीय मंडल। जी हाँ, इन 3 लेयर को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो ऐसे अगर आप इसको काट लेते हो तो आप कुछ इस प्रकार की शेप आपको मिलेगी। या आप इसको ऐसे ना देखकर ना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने भाई बर्थडे पर केक तो काटते होंगे ना, तो वो जो केक आता है, केक में भी तो कई सारी लेयर होती है, पहले क्रीम की लेयर है, फिर चॉकलेट की लेयर है, एंड देन ब्रेड की लेयर है, ऐसी कई सारी लेयर है ना। तो जैसे ही आप मान लीजिए हम एक ऐसा सूट बना लें जिससे क्या हो जाए कि जो हमारा सूरज है उसके तापमान को वो झेल पाए, यानी कि उसकी इतनी क्षमता हो कि उसके तापमान को सहन कर पाए और आपको सूरज की सतह पर उतार दिया जाए, तो आप कैसा फील करेंगे। क्योंकि हमारा जो सूरज है ना वो ना तो प्रॉपरली गैस अवस्था में है, ना ही तरल अवस्था में है, ना ही ठोस अवस्था में है, यानी कि गैस और तरल के बीच की जो अवस्था होती है, यानी कि इसको हम कहते हैं जेली जैसा पदार्थ, यानी कि प्लाज्मा अवस्था में है। तो हमारा जो सूरज है कैसी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था कैसी होती है, जेली जैसी। आपने अगर दलदल देखा, दलदल, तो अगर आप दलदल पे देखेंगे तो आप प्रॉपर्ली ना तो अंदर धसेंगे, अगर गैस होता तो अंदर धस जाते, और ठोस होता तो एकदम से टिक पाते, लेकिन ना तो वो ठोस है ना ही वो आपका गैस अवस्था में, वो लिबलिबी अवस्था में है। तो आप जब उस पर उतरेंगे ना सतह पर, तो आप ऐसे करके ना ऐसे करके नाचते रहेंगे, यानी कि आप प्रॉपर्ली एक जगह पर खड़े नहीं होंगे। शादी वगैरह में आप गए होंगे, वहां पर एक मिक्की माउस आता है ना, और जो प्लास्टिक का रहता है जिस पर मतलब बच्चे लोग खेलते हैं, अगर आप उसके ऊपर कूद जाए ना तो लगभग वैसी अवस्था आपको सूरज की संरचना मिलेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पहली लेयर होती है जिसको हमारा क्या कहेंगे, क्रोड, और दूसरी हमारी जो लेयर है इसको कहेंगे हमारा क्या, विकिरण मंडल, और तीसरी लेयर को कहेंगे हमारा क्या, संवहनीय मंडल। तो चलिए 3 लेयर होती हैं, इन 3 लेयर के साथ साथ हम समझते हैं इनकी विशेषता क्या है, आखिर हम इनके बारे में क्या क्या हमको जानना जरूरी है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारा क्रोड। जी हाँ, ये जो भाग है ना ये हमारा क्रोड का भाग है। जी हाँ, ये सबसे आंतरिक भाग है सूरज का, इसी को पहली परत आप कह सकते हो कि सबसे पहली परत है या सबसे आंतरिक परत है। जो हमारा सूरज है वो आपको पता है मुख्य रूप से 2 गैसों से बना है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो 75% है, जबकि हमारा जो हीलियम है वो 24% है। 1% क्या है हमारा, आयरन और हमारे भारी धातु जैसे निकेल वगैरह, ऐसे हमारे भारी धातुओं से बना हुआ है हमारा सूरज। यही हाइड्रोजन कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में, और हीलियम ही हमारे सूरज का ईंधन है, जिससे क्या करता है, जलता रहता है या इसमें रोशनी उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा आती है। चलिए, अगर आप इसको देखेंगे ना, इसका व्यास यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर आप लगाएंगे तो आप अंदाजा लगाइएगा, आप हैरत में होंगे कि इसकी मोटाई या इसका व्यास कितना है। व्यास देखिए इसका 3.48, जी हां 3.48 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि इतनी ऊंची ऐसी कोई मोटी लेयर बनाइए और उसको गोल गोल घुमा दीजिए, इतना किलोमीटर का इसका व्यास है, इतनी मोटा पार्ट है हमारा इसका जो आंतरिक भाग है क्रोड का। दूसरा यहां का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है इसका, 15 मिलियन डिग्री, इसका मतलब बहुत टेम्परेचर है। आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि मात्र 1200 या 1250 डिग्री टेम्परेचर पे ना लोहा पिघल जाता है, लोहा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, अपने आप में कल्पना करिए ना तो अद्भुत लगता है। चलिए, दूसरी लेयर होती है हमारी दोस्तों इसकी, जी हां ये आप देख रहे हैं, ये हमारी इसकी दूसरी लेयर है। तो पहली लेयर हमारी क्रोड और दूसरी लेयर हमारी विकिरण मंडल। यहीं से ऊष्मा का विकिरण होना स्टार्ट होता है, यहीं से ऊष्मा का विकिरण होना स्टार्ट होता है, और इसी को हमारा कहते हैं दूसरी परत। इसकी मोटाई कितनी है, 3.8 लाख किलोमीटर, ये भी बहुत मोटा है। 3.8 लाख किलोमीटर का एक ऐसा लेयर, यार आप कल्पना करिए कि इतनी 3 लाख ऐसे बहुत हाइट हो जाता है, तो अपने आप में ये अद्भुत है। और यहीं पर हमारा गामा, अल्फा और ये आपका एक्सरे, ये सारी की सारी जो हमारी किरणें हैं यहीं पर बनती हैं। जी हां, चलिए इसके साथ साथ हमारी तीसरी लेयर को देख रहे हैं,
ये जो आप तीसरी लेयर देख रहे हो, ये तीसरी लेयर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारी हाइड्रोजन सेल्स बनती हैं। जी हां, हाइड्रोजन सेल्स बनती हैं तीसरी परत के अंदर, जिसकी मोटाई कितनी है? 1.39 लाख किलोमीटर। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। यहां पर हाइड्रोजन की लेयर्स बनना स्टार्ट होती हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि वो हाइड्रोजन की जो लेयर्स या सेल होती हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं। चलिए ठीक है, फिर है हमारा क्या? चौथी लेयर। ये इंपॉर्टेंट लेयर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चौथी लेयर है। ये हमारी कौन सी लेयर है? ये चौथी लेयर है, और यही होता है हमारा प्रकाश मंडल। ये चौथी लेयर है प्रकाश मंडल, इसी को हमारा फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। क्यों? क्योंकि यहीं से प्रकाश बनना या प्रकाश चमकना स्टार्ट होता है, और यही वाला भाग हमको दिखाई देता है। एक्चुअल में हमको 3 परतें, करोड़ या फिर ये जो संवहनीय मंडल है या फिर हमारा विकिरण मंडल है, ये दिखाई नहीं देता है। हमको देता है ये वाला पार्ट दिखाई, ये जो प्रकाश मंडल का भाग है, ये हमको चौथी लेयर दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सूरज चमक रहा है। चलिए, इसका तापमान आपको पता है कितना है? जो प्रकाश मंडल है 6000 डिग्री तापमान। आप जरा सोचिए कितना अद्भुत नजारा होता होगा। पांचवा है हमारा वर्णमंडल। जी हां, पांचवी परत का नाम है वर्णमंडल, और इसका तापमान 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जी, इसकी मोटाई 2 से 3,000 किलोमीटर। आप समझिए ना, ये सूरज का क्या है? ये सूरज का एक तरीके से वायुमंडल है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी है, अंतरिक्ष में ऐसे लटकी हुई है, इसका ये चारों ओर पास ये क्या है? ये वायुमंडल की एक परत है, जो कि 800 किलोमीटर की परत है। लेकिन अगर आप जब यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरज का जो वायुमंडल है ना, सूरज का जो वायुमंडल है वो लगभग आपका 2 से 3,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना। फिर आती है आपकी अंतिम लेयर, जिसे हमारा कहते हैं कोरोना। जी हाँ, ये वाला जो भाग रहता है ना कोरोना, जी हाँ, ये आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। ये आपको कब दिखाई देता है? ये केवल ग्रहण के समय पर दिखाई देता है। ये केवल कब दिखाई देता है आपको? ग्रहण के समय पे, जब सूर्य ग्रहण होता है उसी समय पर आपको ये नजर आता है। ऐसा क्यों नजर आता है? तो जरा आप इसको ऐसे करके समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं सूरज हूं और ये हमारा क्या हो गया, मैं आपको अब दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या आपको चारों ओर पास की रोशनी नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही होगी, क्योंकि ऐसे अगर मैं इस पृथ्वी को लगा लेता हूं अपने ओर पास, तो पृथ्वी से, या मान लीजिए चंद्रमा बीच में आ जाता है ना, तो वो सूरज तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूरज के चमकता हुआ जो विकिरण निकल रहा है ना, किरणों का जो ऊष्मा निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, वो नजर आएगा, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है, यानी कि वो आंखों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। आई होप आपको ये 6 की 6 लेयर क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्या? सौर फ्लेम। जी हाँ, ये सौर फ्लेम क्या होता है, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। समझने का प्रयास कीजिएगा ये क्या है। इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकें। ये सौर फ्लेम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हमारा संवहनीय मंडल है ना, यहां पर हाइड्रोजन सेल बनना स्टार्ट होता है। कैसे हाइड्रोजन सेल बनता है? तो जरा देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा सूरज है, ठीक है ना, और ये हमारा तीसरी लेयर हमारी क्या है? ये हमारा संवहनीय मंडल की है। तो यहीं पर क्या बनना स्टार्ट होते हैं? यहीं पर हमारा हाइड्रोजन के बबल्स मान लीजिए, सेल मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है ना, उसी समय पर हाइड्रोजन सेल बनना स्टार्ट होता है हमारे पूरे के पूरे सूरज में। ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है ना, ये हमारा हाइड्रोजन सेल बना दिया जी हमने, और ये पूरा का पूरा सूरज में हमारा बनना स्टार्ट होता है। लेकिन ये क्या पूरे के पूरे सूरज में बनेंगे? जी नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि हाइड्रोजन सेल कहां से कहां तक काम करती हैं। हालांकि ये पूरे सूरज में बनता है, बट इनका जो मेनली काम है ना, ये जो है जिसको हम कहते हैं सौर ज्वाला या आपका सौर फ्लेम। जी हां, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे ही इनमें से ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। कैसे? आपने वो देखा होगा, वीडियोस वगैरह में देखा होगा, आजकल तो वो मुंह में पेट्रोल भर लेते हैं ना, और आग ऐसे करके जो आग निकालते हैं, बिल्कुल डिक्टो हमारे सूरज में भी एनर्जी के कारण ऐसे ही फुहारे से निकलते हैं, ऐसे ही आग निकलती हैं। और ऐसी आग निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कहां चली जाएंगी? ये हमारा सौर मंडल में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? सौर मंडल में चली जाएंगी। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए, हमारी पृथ्वी होगी, सौर मंडल में चली गई हवाएं, तो जाहिर सी बात है कि भाई सूरज के पास भी तो अपना ग्रेविटी फोर्स है ना, बहुत सारा ग्रेविटी फोर्स है, तो ये इतने जो सौर फ्लेम है इसको तो निकल जाने देगा, लेकिन इसको वापस भी तो खींचने की कोशिश करेगा।
साथ में जहां से ये निकल रही है लगातार, वहां से तो ऑटोमेटिकली पहले से ही प्रेशर है, पहले से ही मतलब वो पुश कर रहा है। आप चीजों को देखिए ना कि पहले से ही फुहारे मार रहा है, तो यहां वापस तो नहीं आएगी, इसके अंदर वापस नहीं आ सकती ना। अब ये क्या करती है, आग जैसे ही सूरज को खींचता है तो ये यहां पर आ जाती है, और ये यहां पे भी नहीं आई क्योंकि यहां से भी तो आग निकली रही है ना, ये सौर फ्लेम निकली रहे हैं ना, तो ये दो सेलों के बीच में आ जाता है। जी हां, अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो फ्लेम निकला है इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जहां ये वापस आया है यहां का सतह का तापमान होता है लगभग 4000 से 4500 डिग्री सेल्सियस तक। और जैसे ही ये हमारा वापस आ रहा है तो जाहिर सी बात है, आप जरा यहां पर एक चीज देखिएगा कि अगर मैं दो वस्तुएं ले लेता हूं, एक मैं ले लेता हूं सफेद और एक मैं ले लेता हूं आपका थोड़ा सा कम सफेद या फिर काली वस्तु, तो आप जरा बताइए कि आपको जो नजर आएगा वो कौन सा नजर आएगा? ये भाई व्हाइट वाला नजर आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश ज्यादा है। इसी तरीके से यहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है सौर फ्लेम का, तो उसके मुकाबले में ऐसा नहीं कि इसका तापमान बहुत ज्यादा कम है कि दिखाई ना दे, लेकिन दूरी से देखने पर, पृथ्वी से दिखाई देने पर यह हमारा कम नजर आता है, इसलिए ऐसा लगता है कि सूरज पे कोई धब्बा सा है। ठीक है ना, इसका तापमान कम होता है इसलिए सब धब्बा सा लगता है। इसी को कहते हैं हमारा क्या, सौर कलंक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चला गया बाहर, सौर जो हमारी जो ज्वाला थी जो हमारा सौर मंडल में चलेगी, इसको कहेंगे सौर फ्लेम या सौर ज्वाला। लेकिन ये जो वापस आई इसी को कहेंगे हमारा सन स्पॉट यानी कि सौर कलंक, क्योंकि ये हमारा सूरज पे धब्बे टाइप के दिखाई देने लग जाते हैं तापमान के कारण। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट। तो हमने आपको सौर फ्लेम भी समझा दिया और सौर कलंक भी समझा दिया, लेकिन एक टॉपिक और है, इसको कहते हैं हमारा अरोरा हवाएं। तो ये जो हवाएं निकली है ना यहां से, इन्हीं को कहते हैं हवाएं, यानी कि जो सौर फ्लेम निकल के गया है वायुमंडल के अंदर, इन्हीं को कहते हैं हमारा क्या, अरोरा हवाएं। जी हां, लेकिन ये जैसे ही हमारा क्या होगा, इनका तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारी पृथ्वी के संपर्क में ये आ जाए ना तो हमारी पृथ्वी पे तापमान बहुत तेजी से बदल जाएगा। हो सकता है सारे के सारे ग्लेशियर पिघल जाएं। लेकिन भगवान भी बहुत चालाक था। भगवान ने जब पृथ्वी को बनाया होगा ना, तो भगवान ने पहले से ही 800 किलोमीटर की, जी हाँ 800 किलोमीटर की हमारी वायुमंडल की परत दी थी, ताकि कोई भी चीज यहां पर आने से पहले इसका मुकाबला करे और हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान ना हो और हमको भी कोई नुकसान ना हो। इसीलिए जो ये हवाएं हैं ना, ये किससे टकराती हैं, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से। और जैसे ही टकराती है ना, तो पृथ्वी की तो घूर्णन गति है, पृथ्वी भी तो हमारे जो एक्सिस है उस पर घूम रही है लगातार ऐसे करके, और लगातार जो ऐसे करके घूम रही है, तो घूमने के कारण इसमें एक कोरियोलिस बल यानी कि कोरियोलिस इफेक्ट मतलब हमारा उत्पन्न होता है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से वायुमंडल में जो उत्पन्न होने वाला बल है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। और जैसे ही कोई चीज आएगी तो ये इसके वायुमंडल से टकरा के इधर उधर डिवाइड हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। जैसे ही ये हवाएं हमारे वायुमंडल से टकराती हैं तो ये दो पार्टों में बढ़ जाती हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव की साइड और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव की साइड। ऐसा क्यों होता है कि हवाएं इधर की साइड प्रभावित हो रही हैं? इसका रीजन बस एक ही है, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी भी किसकी तरह, मैग्नेट की तरह काम करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसलिए हवाएं इधर की साइड ज्यादा प्रभावशील रहती हैं और इधर की साइड ज्यादा प्रभावशील रहती है। इस चीज को थोड़ा समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है ना, अरोरा हवाओं के बारे में कि अरोरा हवाएं क्या होती हैं। ठीक है ना, तो अरोरा किसके कारण हमारा आ रहा है इधर की साइड, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक तरीके से मैग्नेटिक पावर की तरह काम करती है और हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह वो इनको इफेक्ट करती है हवाओं को। ठीक है, तो जो उत्तर की ओर चला गया इसे कहेंगे हमारा क्या, अरोरा। क्या कहेंगे, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। और जो नीचे आ जाता है इसे हमारा कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। कोई दिक्कत है तो बता फास्ट। तो ये दो हवाएं होती हैं, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इतना क्लियर है। लेकिन जरा एक चीज तो समझिए कि मानिए कि जब ये हमारे वायुमंडल में हवाओं से टकराएगा, घर्षण करेगा, तो घर्षण करने पे आवाज तो निकलेगी ना।
तो एक आवाज क्रिएट होती है, ये विसल की तरह यानी कि एक सीटी की तरह आवाज निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं हमारा विस्लर। क्या कहते हैं? विस्लर। जब अरोरा हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण करती हैं तो एक आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, इसी ध्वनि को हमारा क्या कहते हैं? विस्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्लर कहते हैं। और जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अंतरिक्ष में कोई हमारा ये सैटेलाइट है और हमारे संबंध तो सैटेलाइट से ही है ना। क्यों? क्योंकि सारे के सारे संचार के साधन, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे मोबाइल है, चाहे टेलीविजन है, चाहे रेडियो है, ये सब कैसे काम कर रहे हैं? इन्हीं अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट के अकॉर्डिंग ही तो काम कर रहे हैं ना। ये जो हमारे उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, तो इन सैटेलाइट की वजह से हमारे सिग्नल आते हैं यहां पर, तभी तो हम एक दूसरे की आवाज को सुन पाते हैं या कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन बीच में ये हवाएं जैसे ही गई टकराती हुई तो घर्षण के कारण क्या होता है? एक आवाज उत्पन्न होती है, और आवाज उत्पन्न होने से ये एक डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, जिससे सैटेलाइट और पृथ्वी पर बैठे हुए लोगों के बीच में कनेक्शन या तो कम हो जाता है, कट जाता है, या फिर वो जो मान लीजिए आप दो लोग बात कर रहे थे, बीच में से एक कोई भी बाइक या गाड़ी बहुत स्पीड में हॉर्न मतलब के सायरन बजाती हुई गई, तो आप बताइए जरा, आपको नहीं लगता कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे? और जब डिस्टर्ब होंगे तो आपके बीच में किसी व्यक्ति ने क्या कहा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, ओए हेलो भाई, तो आपको हो सकता है दूसरे वाले व्यक्ति को आवाज सुनाई ना दे। क्यों? क्योंकि गाड़ी की आवाज उतनी ज्यादा थी कि वो आपकी आवाज को नहीं सुन पाया। इसीलिए हमारी पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच में कनेक्शन थोड़ा सा कट हो जाता है। इसलिए हमारे जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं या संचार के साधन हैं वो हमारे क्या है, थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। एक चीज और होती है इसी के कारण कि जब ये यहां पर होते हैं ना, ये हवाएं जब यहां से जाती हैं तो जब घर्षण पैदा होता है तो घर्षण के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं ये भी हमारा क्या करते हैं, ये भी एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु हैं या आयन हैं ये भी कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी में। जब इनसे एक एनर्जी निकलती है, एक ऊष्मा निकलती है, तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में आसमान का रंग परिवर्तित हो जाता है। आसमान में रंग परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण नॉर्वे की साइड अगर आप देखेंगे ना तो नॉर्वे में ना आसमान का रंग आपको ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, यानी कि रंगीन आपको बादल नजर आएंगे, यानी रंगीन आकाश नजर आएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी कि हमारा दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी कि इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हमारा रहता है। तो इन दोनों जगहों पे आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? ये आसमान का रंग आपको दिखाई देगा या तो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, या ग्रीन कलर का दिखाई देगा, या रेड कलर का दिखाई देगा। तो ये हमारा एक प्रभाव रहता है, या हो सकता है ये मिक्स कलर भी दिखाई दे, तो आसमान बहुत रंगीन दिखाई देता है। कैसा आसमान दिखेगा? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लगभग इस प्रकार का जो हमारा अद्भुत नजारा सा दिखाई देता है। चलिए, ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आपको लगता है कि कोई भी समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।